नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद जैन एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दर्शन शास्त्र की बात पिछली बार शुरू की थी, उसी को आगे बढ़ाने के लिए। आज हम जानते हैं कि दर्शन शास्त्र की तैयारी कैसे करें। पिछली बार मैंने बताया था कि दर्शन शास्त्र एक अच्छा विषय क्यों है यूपीएससी में, उसके बारे में थोड़ी बहुत मैंने जानकारी साझा की थी। आज हम बात करते हैं दर्शन शास्त्र की तैयारी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो किसी भी विषय की तैयारी जो हम करते हैं, उसमें सबसे पहला काम है हमें अपने पाठ्यक्रम को समझना। सबसे पहले हम अपना जो सिलेबस है वो पूरी तरह से हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, क्योंकि यूपीएससी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसका पूरा हमें ज्ञान जो होता है वो पाठ्यक्रम के जरिए हो जाता है। तो हम बात करें दर्शन शास्त्र की, तो इसमें सभी विषयों की तरह दो पेपर हैं। तो पहले पेपर को मुख्यतः हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग भारतीय दार्शनिक है, दूसरा भाग पाश्चात्य दार्शनिक, और तीसरा पाश्चात्य दार्शनिक ही है लेकिन पाश्चात्य समकालीन दार्शनिक। तो हम शुरू करते हैं भारतीय दार्शनिक से। भारतीय दार्शनिक में हम मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला एक आस्तिक दर्शन जिसे कहते हैं, दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक और नास्तिक का मतलब शुरुआती दौर में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। आस्तिक दर्शन वो है जो वेदों में विश्वास करते हैं, और नास्तिक दर्शन जो है वो है जो वेदों में विश्वास नहीं करते। आस्तिक दर्शन को हम 6 स्कूल्स के माध्यम से जान सकते हैं, जिसमें है न्याय, योग, मीमांसा, वेदांत, अद्वैता। इस तरह के काफी सारे दर्शन, इसमें 6 दर्शन ये हो जाते हैं। नास्तिक दर्शनों में प्रमुखतः है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन है। भारतीय दर्शन की तैयारी करते समय हम सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सभी दार्शनिकों को बड़े ही साफ तौर पे ये समझ लेना चाहिए कि कौन सा दार्शनिक किस तरह की बात करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि सभी दार्शनिक कहीं ना कहीं आत्मा की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, बंधन की बात करते हैं और जगत की बात करते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, उनके दर्शन का जो क्षेत्र है वो लगभग एक जैसा है, लेकिन उनका सबका जो तरीका है दर्शन को समझने का, दर्शन को आगे बढ़ाने का, वो अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं इनमें समानता होते हुए भी कहीं जगह विषमता है। तो हमें उन समान बिंदुओं और असमान बिंदुओं की तरफ ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे जगत के बारे में अलग अलग दार्शनिकों का जो मत है वो हमें पता होना चाहिए, और दूसरा हमें उनका तुलनात्मक अध्ययन भी हमारे को जानकारी होनी चाहिए, कि ताकि हम प्रश्नों में जो तुलनात्मक अध्ययन पूछा जाता है उसका आसानी से जवाब दे सकें। दूसरा, किसी भी दर्शन को समझने के लिए जरूरी है उस दर्शन के मूल तत्व को समझना, क्योंकि सभी दार्शनिकों ने कहीं ना कहीं किसी मूल तत्व को समझकर, पकड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। जैसे अगर हम बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो उनका मूल दर्शन जो है वो प्रतीति समुत्पाद है। न्याय दर्शन जो है वो बात करता है अपने प्रमाण विचार की, उसी से उनके दर्शन को हम आसानी से समझ पाते हैं। चारवाक की बात करें तो उसका मूल दर्शन है जड़वाद, जो जगत पर ही बल देता है, स्वर्ग नरक और पारलौकिक चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो इस तरह से हम किसी भी दार्शनिक के मूल तत्व को समझ लेते हैं तो उस दर्शन की अन्य बातों को समझना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पाश्चात्य दार्शनिक। पाश्चात्य दार्शनिकों में विभाजन किया गया है। पहले हम प्लेटो और अरस्तु की बात करते हैं, जो प्राचीन पाश्चात्य दार्शनिक है। प्लेटो प्रत्यय की बात करता है, और उसका प्रत्यय का विचार अपने आप में एक महत्वपूर्ण विचार है, जिससे पाश्चात्य दार्शनिक अपना आगे का दर्शन उससे पुष्पित और पल्लवित हुआ है। इसीलिए प्लेटो के विचारों को सभी दार्शनिकों के दर्शनों में हम देख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण दार्शनिक जो पाश्चात्य दार्शनिक है, प्राचीन पाश्चात्य दार्शनिक, वो है अरस्तु। अरस्तु ने मुख्य मुख्य विचार तो प्लेटो के विचारों का खंडन किया है, तो हमें प्लेटो के विचारों को समझ के अरस्तु का खंडन समझना होगा। दूसरा, अरस्तु ने अपने विचारों में द्रव्य और आकार की बात की है, जिसे समझाने के लिए उन्होंने कारणता का सिद्धांत भी दिया है। उसी के साथ साथ संभाव्यता और वास्तविकता, इस तरह के जो बिंदु हैं,
वो अरस्तु के दर्शन में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अपेक्षाकृत आसान विषय है। और अरस्तु का पूरा दर्शन उनके कारणता सिद्धांत में आपको मिल सकता है। ये मूल उनका कारणता सिद्धांत है। प्लेटो और अरस्तु की बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं पाश्चात्य दार्शनिकों में भी बुद्धिवाद, अनुभववाद और समीक्षावाद की। बुद्धिवादी कहते थे कि ज्ञान का जो स्रोत है वो बुद्धि है। वो मात्र बुद्धि को ज्ञान का स्रोत मानते थे। और उसमें उन्होंने जो महत्वपूर्ण दार्शनिक हमारे पाठ्यक्रम में हैं वो डेकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज। इन विद्वानों के बाद जो पाश्चात्य दार्शनिक आते हैं वो हैं अनुभववादी। उन्होंने पुराना जो मत था कि सभी ज्ञान का स्रोत बुद्धि है, उसको नकारा और नकार कर उनका उनका खंडन कर कर उन्होंने मंडन किया अनुभववाद का। उनके मानना था कि सभी ज्ञानों का स्रोत अनुभव है। सभी ज्ञान की प्राप्ति हमें इंद्रियों के द्वारा होती है, इंद्रियों के अनुभव के द्वारा होती है। इसमें हम जो महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं वो है लॉक, बर्कले और ह्यूम। लेकिन हम जब दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं तो दर्शन शास्त्र की जो मुख्य बात है वो है ज्ञान का स्रोत क्या है। इस पर बहुत चर्चा होती है, लेकिन ना तो बुद्धिवादी और ना ही अनुभववादी, ये दोनों ही हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने में असफल रहते हैं। इन दोनों एक मतीय सिद्धांतों से ज्ञान की प्राप्ति का स्रोत पता नहीं चल पा रहा था। तो इन दोनों की दुविधा को दूर करने के लिए कांट आते हैं। कांट कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्धि और अनुभव दोनों की आवश्यकता है, इसीलिए कांट को समीक्षावादी दार्शनिक भी कहा जाता है। तो कांट इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पाश्चात्य दार्शनिक में हो जाते हैं। कांट का समीक्षावाद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ साथ कांट की बुद्धि की कोटियां हमारे सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और कांट के द्वारा जो बातें की गई हैं वो दर्शन में एक तरह से बहुत ही युगांतकारी घटना थी, क्योंकि उन्होंने अनुभववादी और बुद्धिवादी के एकांतिकता को त्याग कर उनको समीक्षावाद का मार्ग प्रशस्त किया। कांट के बाद एक हीगल दार्शनिक हमारे साथ होते हैं पाश्चात्य दर्शन में, जिनका द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत बहुत मशहूर है और प्रत्यय की बात करते हैं। उनका एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का सिद्धांत हमें पढ़ना होगा। पाश्चात्य दार्शनिकों के बाद समकालीन दार्शनिक की बात करते हैं। ये लोग बुद्धिवाद, अनुभववाद के जो पुराने दायरे से उनसे निकल कर आते हैं। ये जगत की बात नहीं करते। ये जो पुराना दार्शनिक जो चल रहा था परंपरा, उसको आगे बढ़ाते हैं और मूलतः अनुभववादी दार्शनिक माने जाते हैं, जिसमें मूर, रसेल और विटगेस्टाइन है। आपका तार्किक भाववाद है, जैसे मूर का डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस हो गया, आपका तार्किक अनुवाद हो गया, विटगेस्टाइन का पिक्चर थ्योरी सिद्धांत हो गया, और हुर्सल का फिनोमेनोलॉजी हो गया। अस्तित्ववादी दार्शनिक इसमें देखने को मिलते हैं, किर्केगार्ड, सार्त्र और हाइडेगर, जो अस्तित्ववाद के बारे में बात करते हैं। क्वाइन और स्ट्रोशन नामक दार्शनिक भी इसमें है। तो समकालीन दार्शनिक एक अलग तरह के दर्शन की नींव रखते हैं, जो बुद्धिवादी और अनुभववादी और प्राचीन जो प्लेटो और अरस्तु के दर्शन था उससे बिल्कुल अलग था। ये तार्किकता की बात करते हैं और प्रत्ययवाद का खंडन करते हैं अधिकतर दार्शनिक। तो पेपर 1 में भारतीय दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक, समकालीन दार्शनिक, इन तीनों दार्शनिकों के मूल बिंदुओं को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इनके मूल बिंदुओं को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं इनकी तैयारी कैसे की जाए। तो इन तीनों में जो पहला पेपर है उसमें जो तीनों दार्शनिक कैटेगरीज हैं उसमें सबसे आसान भारतीय दार्शनिक को माना गया है। तो शुरुआत में आप भारतीय दार्शनिक पढ़ सकते हैं। भारतीय दार्शनिक समझने के बाद आप पाश्चात्य दार्शनिक की तरफ चलिए। पाश्चात्य दार्शनिक भी एक धारा प्रवाह है। एक जैसे आप बुद्धिवाद पढ़ते हैं तो तीनों दार्शनिक अपने अपना उसी जहाँ पहला दर्शन खत्म होता है वहीं दूसरा दार्शनिक उसकी खंडन से शुरुआत करता है। तो ये पढ़ने में भी रोचक है और आसान भी है। समकालीन दार्शनिक अपेक्षाकृत मुश्किल विषय है, क्योंकि ये अलग तरीके की बात करता है। इसके लिए आपको पुस्तक पढ़ना होगा,
बी के लाल नामक की जो पुस्तक है, बी के लाल जी ने लिखी है, उस पुस्तक में आपको बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा। पेपर 1 के बाद हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाता है, जो कि जो दर्शन हमने पहले पेपर में पढ़ा है, ये उससे बहुत अलग पेपर है। ये एक आपको प्रैक्टिकल अप्रोच की भी बात करता है कहीं ना कहीं, और ये आपके जीवन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो पेपर 2 में भी हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है सामाजिक राजनीतिक दर्शन। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा फायदा हो सकता है जिनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी से जुड़ा हुआ रहा है। लेकिन जिन लोगों का बैकग्राउंड उससे जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग इसमें अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो टॉपिक दिए हैं वो हम कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़े हुए रहते हैं, और उसको समझना अपेक्षाकृत आसान है। सामाजिक राजनीतिक दर्शन के ही अगर सिलेबस में हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसे सामाजिक राजनीतिक आदर्श। सामाजिक राजनीतिक आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार, कर्तव्य, इस तरह की जो राजनीतिक और सामाजिक आदर्श हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। एक प्रश्न उठता है कि ये सामाजिक राजनीतिक दर्शन सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस से किस तरह से डिफरेंट है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इनके टॉपिक, चाहे समानता, स्वतंत्र, राजनीतिक विज्ञान के एक टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ इनको इसलिए रखा गया है क्योंकि जहाँ राजनीतिक विज्ञान सिद्धांत की बात करता है, सैद्धांतिक रूप से बताता है कि स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, अधिकार क्या है, वहीं सामाजिक राजनीतिक दर्शन उनके वर्तमान स्वरूप को बताते हुए उनकी आदर्श की बात करता है कि ये क्यों बने थे और ये समाज में क्यों रहने चाहिए, क्यों मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। तो ये कहीं ना कहीं मानव जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आदर्शों की बात करते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो सरकार के प्रकार के बारे में बात करते हैं सामाजिक राजनीतिक दर्शन के पेपर में, जिसमें पूर्व में प्रचलित राजतंत्र, धर्मतंत्र और वर्तमान में प्रचलित लोकतंत्र के प्रकारों के बारे में चर्चा की गई है। तीसरा, अगर हम आते हैं तो वो राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में बात होती है। राजनीतिक विचारधाराएं राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है, राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करती है, साथ ही साथ मानव जीवन को प्रभावित करती है। इसमें प्रमुख विचारधाराएं अराजकतावाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, उदारवाद, फांसीवाद, इस तरह की जो विचारधाराएं अब तक पनपी हैं, पनप रही हैं, वो मानव जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है, उन विचारधाराओं का उल्लेख इस पेपर में किया गया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टॉपिक सामाजिक राजनीतिक दर्शन में, जिसमें दंड के सिद्धांत हैं, और इसके अलावा संप्रभुता की बात करते हैं। संप्रभुता एक राजनीतिक आदर्श में आ जाता है। मानवतावाद की बात करते हैं, विकास, सामाजिक विकास की बात होती है, और अभी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुसंस्कृतिवाद की बात करते हैं। इसके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लैंगिक भेदभाव की बात। इन टॉपिक जो भी टॉपिक सामाजिक राजनीतिक दर्शन में हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हम उनसे रिलेटेड खबरें अखबारों में पढ़ते हैं, और ये इस प्रश्न पत्र को तैयार करने में करंट अफेयर्स का बड़ा अच्छा योगदान रहता है। क्योंकि हम जो सामान्य जीवन में उदाहरण देखते हैं, चाहे अभी जो 3 तलाक वाली प्रथा की बात चल रही है, वो बहुसंस्कृतिवाद में भी आता है और स्त्री के अधिकारों में भी आता है, लैंगिक अधिकारों में भी आता है। तो जो हम वर्तमान में करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें देखते हैं, उसका सीधा सीधा हम उपयोग सामाजिक राजनीतिक दर्शन के पेपर में कर सकते हैं। पेपर 2 का दूसरा भाग है धर्म एवं दर्शन। धर्म एवं दर्शन कहीं ना कहीं हमारे पहले प्रश्न पत्र से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि इस पेपर की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो ईश्वर संबंधी विचार हैं, आत्मा संबंधी विचार हैं, इन सब विचारों को, जगत संबंधी जो विचार हैं, इन सब विचारों को कहीं ना कहीं हम पेपर 1 में पढ़ चुके हैं अलग अलग दार्शनिकों के दर्शन के माध्यम से। इस पेपर में हम क्या करेंगे कि उन दार्शनिकों के विचारों के साथ साथ कुछ नए दार्शनिकों के विचार भी हमें देखने को मिलेंगे।
तो इस पेपर की तैयारी करते समय सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमने चूँकि पेपर 1 पहले पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उस पेपर 1 का फ़ायदा हमें पेपर 2 में धर्म एवं दर्शन के भाग में मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी समस्याएँ और विचार हम उसको पढ़ते समय कर चुके हैं, उसको हल कर चुके हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। ईश्वर संबंधी विचार, अशुभ की समस्या, आपका आत्मा संबंधी विचार, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं वो अशुभ की समस्या है, धर्म और नैतिकता है, ईश्वर विहीन धर्म की बात की गई है। और इस प्रश्न पत्र में कुछ बातें होती है, जैसे धार्मिक भाषा की बातें होती है, आपका रिलीजियस एक्सपीरियंस की बात भी इस पेपर में है। तो कुल मिला के ये सारे टॉपिक जो हैं वो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाते हैं पेपर 1 से। तो इन सब हम चूंकि अब देख चुके हैं कि दर्शन शास्त्र के दोनों पेपरों को हम अलग अलग हिस्सों में बांट कर देख चुके हैं। अब पेपर 2 की तैयारी में, पेपर 2 की जो तैयारी है उसमें हम सामाजिक राजनीतिक दर्शन और धर्म एवं दर्शन को कैसे तैयार करें। तो चूंकि हम पेपर 1 पढ़कर आते हैं, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले हम धर्म एवं दर्शन को पढ़ सकते हैं, ताकि वो ताज़ा ताज़ा जो हमने पढ़ा है उसका फ़ायदा हमें इन सब को समझने में हो जाएगा। उसके बाद हम सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन में आ जाते हैं, और चूँकि इनके टॉपिक कहीं न कहीं हम जीएस में भी पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, तो समझने में आसानी होती है। अब बात करें इन सब को पढ़ने के लिए किस तरह की पुस्तकों की आवश्यकता है, तो कुछ पुस्तकों की सूची में दे रहा हूँ। उसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय दर्शन सीडी शर्मा और एचपी सिन्हा की किताबें हैं, बड़ी सरल भाषा में लिखी हुई हैं और सिलेबस कवर करती हैं। पाश्चात्य दर्शन में भी सीडी शर्मा और वाई मसीह की किताब आप प्रेफर कर सकते हैं। समकालीन पाश्चात्य दर्शन बी के लाल, इसमें आपको समकालीन पाश्चात्य दर्शन के पहलुओं को जानने का मौका मिलेगा। पेपर 2 में सामाजिक राजनीतिक दर्शन आप एनसीईआरटी राजनीतिक सिद्धांत जो 11वीं की पुस्तक है वो, और एक ओपी गाबा की पुस्तक आती है राजनीतिक सिद्धांत, उसमें से आप इन सिद्धांतों को पढ़ सकते हैं आसानी से। धर्म और दर्शन का पेपर बीपी वर्मा साहब की किताब से आप कर सकते हैं पूरा। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि दर्शन शास्त्र का पाठ्यक्रम अन्य पाठ्यक्रमों से के मुकाबले काफ़ी छोटा है और पढ़ने में आसान है, और इस तरह से हम पूरा, और पेपर 1 और पेपर 2 भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इन सब के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप करेंगे फिलोसफी की तैयारी। धन्यवाद।